हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे तीसरे वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव ऑन माय फर्स्ट वीडियो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरे थोड़े से नोट्स पसंद आए हैं। एंड ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल। उससे पहले हम लक्ष्मीकांत पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैपिड रिवीजन ऑफ एम लक्ष्मीकांत। और यहाँ पे पार्ट 1 है, आप सभी देख सकते हैं। इसकी कम से कम अराउंड आपको हार्डली 30 सीरीज नहीं, पार्लियामेंट का चैप्टर तो काफी बड़ा है, राइट? तो 40 सीरीज में मतलब 20-25 मिनट के लेक्चर्स होंगे, जिनमें आपको लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और न्यू थिंग्स कुछ भी नहीं है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है ना एम रश्मिकांत की, वो सारी आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम सभी देख सकते हैं कि अगेन इट्स इनेट आईएएस। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें प्लीज, और कमेंट करें, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है? एंड दिस विल बी द, कहते हैं ना कि द फ्रूटफुल थिंग इन इंटायर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई विल गारंटी यू दिस, मतलब बहुत फ्रूटफुल होगा और इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, राइट? और हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन प्रिपेयर आवर स्टडी पोर्शन सो वेल कि दैट जो 2024 का केस हुआ है हमारे साथ, वो दोबारा रिपीट ना हो। एज आई कैन टेल यू माई जर्नी कि जो सुसाइड था, इट वॉज इजी, नो डाउट अबाउट इट, 2024 का। बट द सेंटर दैट आई गॉट, इट वॉज लाइक इन हार्श कंडीशन, बहुत ज़्यादा था, तो देर बिट आई गॉट नर्वस एंड ऑल, वो सारी चीज़ें थी। एंड देन द पार्ट अबाउट GS1 वॉज जली कि अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होता तो यू कैन डू दैट पेपर। बट हमें कोचिंग में, हमें अदर इंस्टीट्यूट में इतना, मतलब लाइक इफ यू आर गिविंग द मॉक्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ना, आई कैन ऑनेस्टली स्पीक कि बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आई यूज टू थिंक समटाइम कि नहीं देना चाहिए, गिव 1-2 मॉक्स, ठीक है, डोंट गो हेयर एंड देयर। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में अपना टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, तो उन सबके पीछे ना भागते हुए आप लोग फोकस करें कि आप लोगों को जो मतलब मिल रहा है ना, स्टैटिक पोर्शन जहाँ पे मिल रहा है, 1-2 कोचिंग को पकड़ें, जैसे विजन वाजीराम, उनको पकड़ें, उनके येलो बुकलेट्स आते हैं, उनको उठाएं, उनका पेपर सॉल्व करें, उनको पूरा करें और उनको दें। ठीक है, ये चीज है। और आपको उससे बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, लाइक यू कैन गेट योर स्टैटिक पोर्शन क्लियर, यू कैन गेट योर करंट अफेयर्स एज वेल। तो और अब देना है तो कोई अच्छा सा एक मॉक टेस्ट लगा लो, जो कि तुम्हें ऑल इंडिया रैंक पता चल जाए अपनी। ठीक है, इतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो। तो हम शुरू करते हैं स्टैटिक पोर्शन अपना एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट सिनॉप्सिस में नॉलेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई होप कि अभी आपको मतलब लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है सब पे ट्रस्ट करने में, बट बिल्ड योर ट्रस्ट एंड इट विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल थिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और दिस इज माई फर्स्ट जो मैं करने वाली हूँ अपने पूरे यूट्यूब के लेक्चर्स में और यूट्यूब के चैनल पे। तो ये उसका पहले एक ग्लिम्स है, ठीक है? और डोंट जज बाई वन ग्लिम्स, बट या इट विल बी द फ्रूटफुल ग्लिम्स फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगेन इट्स अ बिग चैप्टर, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है। इसका जितना भी क्रक्स होता है इस चैप्टर का, पूरा 2 पार्ट्स में कवर है, और ये पहला पार्ट है। और अब मुझे पता है कि आप इसको पूरा देखेंगे, सो दैट कि मुझे बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे होता है। आई कैन यूज बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। टेल मी विच वन इज मच मोर कंफर्टेबल फॉर यू ऑल। ठीक है, सो राइट नाउ फिलहाल तो बाइलिंगुअल कर लेते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया सबसे पहले स्टार्टिंग में कब आती है? 1600 के टाइम पे आती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन अकबर वाज अबाउट टू लीव एंड जहांगीर वाज एंटर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकबर की 1605 में डेथ होती है, तो जहांगीर उसके बाद आता है। जहांगीर के आने के टाइम पे देयर वर सो मेनी ब्रिटिश पीपल हु केम ऑन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जो कि ट्रेडिंग की बात करते हैं उससे, और फ्यू ऑफ देम गॉट एस्टैब्लिश की ट्रेडिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं, सूरत, मसूलीपट्टनम, इन सारी जगहों पे, बांग्ला, ढाका बोल रही हूँ, मतलब इन सारे एरियाज में, वेस्ट बंगाल साइड में, ये अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। आपको पता है कि उससे पहले जो होता है, जब ब्रिटिश अपना कैसे पूरा पावर रिजीम, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कंसोलिडेशन करते हैं इंडिया की टेरिटरीज को, कैसे मतलब पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ का चेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक एक थ्रू, मतलब जो चार्टर एक्ट आए हैं इनके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहे हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट रहे हैं इनके, जो आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जितने भी रहे हैं, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट,
उन सारों में आपको पता चलेगा कि हाउ दे एबल टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हाउ दे एबल टू रन देयर लाइक 200 साल उन्होंने कैसे भारत को रन किया, कैसे कैसे उन्होंने पॉलिसीज लाए, कैसे काम किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो था कि आपको पता है कि 1757 का जो वॉर था इनका, बैटल ऑफ प्लासी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड होता है बंगाल की पावर का, ठीक है, और वहाँ पे बंगाल में स्टैब्लिश होते हैं, और बंगाल वाज दैट टाइम में हेजिमन, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब एक मेजर पावर को स्टैब्लिश करना और वहाँ पे पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आ जाना, तो इट वॉज अ बिग चंक, मतलब जो आता है पूरा ब्रिटिशर्स के पास। और उसके बाद आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, लेकिन उससे पहले एक दो वॉर्स और होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ्रूटफुल होती है, जो कि बैटल ऑफ बिदारा, अगर आपने नाम सुना होगा, बैटल ऑफ बेनीवॉश, आपने इसका भी नाम सुना होगा। बैटल ऑफ बिदारा में क्या होता है कि डच निकल जाते हैं। बैटल ऑफ बेनीवॉश में क्या होता है कि आपका फ्रेंच पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नाउ ब्रिटिश आर 2-3 मतलब मूव कर सकते हैं। तो फिर होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर में भी 3 मेजर पावर्स लड़ती हैं। उसमें मेजर पावर्स में क्या होता है कि जब ये लड़ते हैं तो वो भी हार जाते हैं, बैडली मतलब हार जाते हैं। सारा खेल चेंज हो जाता है वहाँ पे पूरा तरीके से। गवर्नमेंट मतलब जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल सब कुछ होता है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है। ये जो 1764 का वॉर था, ये पूरा गेम चेंजर था बक्सर का। उसके बाद स्टैब्लिश होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये प्योरली ट्रेडिंग राइट्स दे देता है, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट, इनको दीवानी वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, मतलब कि सारे रेवेन्यू राइट्स इनको मिल जाता है, किसको, EIC को, ठीक है। रूल कंटिन्यूड रहता है 1947 तक। और 2 क्रोनोलॉजी में हम इसको पढ़ेंगे। 2 क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला द क्राउन, द कंपनी, 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कंपनी रूल इंपॉर्टेंट है, 1773 से 1858 तक ये है, ठीक है। और इसमें 4-5 चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 एंड 1853। दीज चार्टर एक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में आया है, UPSC में आता है, UPPSC में आता है, BPSC में आता है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट MPSC में आता है, राजस्थान सर्विसेज में आता है, बहुत सारे कंपनी बहुत सारे सर्विसेज में आता है। तो सेकेंड इज द क्राउन रूल, 1858 से लेकर 1947 तक। आपको पता है 1857 में क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, और उसमें हम क्या मिलता है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स एक तरीके शेक हो जाते हैं, और उनको डर लगता है कि हाँ कि इंडिया भी उखाड़ के फेंक सकता है, ऐसा कुछ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में आता है, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो होता है, ये 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डेडली इंपॉर्टेंट जैसे बोलते हैं। 1861, 1892, 1909, ये तीनों एक्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने में। इसमें पूरा आपका लोकल्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कैसे आपका सिविल सर्विस स्टैब्लिश होता है, कैसे आपको राइट्स मिलते हैं। तो दिस थिंग्स इस्टेब्लिश बाय दिस 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता है, मॉन्टेगी क्लब शॉर्ट रिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्ट 1947, ये डेडली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तो आपका इंडिया आज़ाद होता है, और फिर सारा इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आपको चेंज हो जाता है सिनेरियो, इंडिया इंडिपेंडेंस। इनका शक्ल देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इनका भी नाम आएगा काफ़ी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वो कब आता है आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि वाई एंड हाउ का कंसेप्ट डोंट फॉरगेट, हमेशा होना चाहिए दिमाग में क्यों चल रहा है। ये पहला स्टेप था रेगुलेशन का। फर्स्ट टाइम था कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है इनका, ये स्टैब्लिश कर सके। सेकेंड की फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, नींव धरनी थी किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी किसकी, सेंट्रल, एक राज्य, ब्रिटिश राज्य, और EIC, ठीक है। फीचर्स क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और GCT। 3 एक्ट होते हैं जिसमें गवर्नर की पोजीशन चेंज होती है, तो बी फोकस, पहला तो यही है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को देते हैं, ठीक है, 4 काउंसिल मेंबर्स। और उसके पास किसकी पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, बॉम्बे और मद्रास को मर्ज कर दिया जाता है, सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है, और ये फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। सेकेंड की सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है 1774 में। फर्स्ट एक CJ होता है और 3 अदर जजेस होते हैं। CJ का मतलब होता है चीफ जस्टिस। कोई प्राइवेट ट्रेड अलाउड नहीं था, नो ब्राइबरी अलाउड थी नेटिव से, बिकॉज पहले से ही ड्यूअल गवर्नमेंट था और ऑफिशियल्स ऑलरेडी
करप्ट थे और करप्ट हो भी रहे थे इन इंडिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट बॉडी थी और किन 3 चीज़ों का फोकस करती थी? आरसीएम, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स था, और ये रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल था। अब ये मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँ, मैं कितनी बार परेशान हो गई कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा था इसकी वजह से, बट ठीक है। तो इन इट आई प्लीज लाइक इट, इस चीज़ को, और सब्सक्राइब इट, एज यू नो कि वर्क लगता है, मेहनत लगता है, तो प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। सो 1781 में जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मेजर बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो था रिड्यूस उसका पावर और जुरिस्डिक्शन रिडक्शन करने की बात कर रही थी, ठीक है, डिक्रीज कर दी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा पावर तो गवर्नर जनरल को दिया जाना था। अब नो जुरिस्डिक्शन किसका? सुप्रीम कोर्ट का। नो जुरिस्डिक्शन नहीं था गवर्नर जनरल पे, काउंसिल पे, उसके एक्शन पे कुछ नहीं था। नो पावर ओवर रेवेन्यू, नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, नो, बिग नो, ठीक है। जुरिस्डिक्शन किस पे था? इंडियंस, नेटिव्स, ठीक है। और जस्टिस कैसे मिलता था उनको? हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पे गवर्नर जनरल पार्ट नहीं होते थे सुप्रीम कोर्ट की। एम्पावर्ड किसको करना था? सिर्फ गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल्स को। तो मतलब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इसमें, ठीक है। फिर इंडिया एक्ट आता है 17, ये आप आगे कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे 1784 में आता है, ठीक है। तो और इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार ऐसा था कि यहाँ पे इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन कहा जाने लगा। और एक क्वेश्चन भी आता है, आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैंने इसी को कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन है इसमें पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन है। न्यू बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डबल गवर्नमेंट की बात की जाती है। पहला कमर्शियल फंक्शन स्टैब्लिश होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरसीएम को सुपरवाइज करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, उसका फंक्शन देखते हैं। और ब्रिटिश, मैंने जैसे कहा, टेरिटरी को, इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश टेरिटरी फर्स्ट टाइम पोजेशन कहा जाने लगा। तो दिस इज सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फोकस ऑन दिस। थर्ड इज एक्ट ऑफ 1786। 1786 का एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें कॉर्नवालिस को बहुत पावर चाहिए थी, कमांडर इन चीफ बना था, और जितनी भी पावर थी गवर्नर जनरल सबसे ऊपर, ठीक है, इंक्रीज कर दी थी पावर और इनहेंस कर दी थी 1786 में। और कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो आप पहले भी जानेंगे कि कॉर्नवालिस क्या था। ही वॉज अबाउट टू, बहुत सारी चीज़ें उसने की हैं, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट कि उसका एक और बहुत प्रोमिनेंट वर्क था, व्हाट वाज दैट। तो प्लेस 2 डिमांड्स उसने रखी। पहला, गवर्नर जनरल की पावर्स ओवरराइड करे काउंसिल के डिसीजन को, मतलब काउंसिल के डिसीजन से भी ऊपर चाहिए उनको, कमांडर, और सेकंड कमांडर इन चीफ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा। थर्ड इज चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सारी चार्टर एक्ट कवर होंगे 1793 में, सारे फीचर्स। पहली बात ये आता है, चार्टर एक्ट ओवरराइड करता है क्या? फ्यूचर गवर्नर जनरल को। क्यों? क्योंकि पहली बात हो चुकी है ना, यहाँ पे वही बात हुई है 1786 में, यही कहा जा रहा है, ठीक है। ओवरराइड करेगी पावर्स ऑल गवर्नर जनरल, अदर प्रोविंसेस की भी डिमांड करेंगे। बॉम्बे मद्रास में ज्यादा कंट्रोल किसकी? गवर्नर जनरल की। एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली 20 साल 1813 तक कर दिया गया। गवर्नर जनरल इज नॉट इक्वल टू कमांडर इन चीफ जब तक वो अपॉइंट ना किया जाए, ठीक है। और सैलरीज जो होती थी इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की, उनको कहाँ से मिलता था? इंडियन रेवेन्यू से मिलता था। इंडियन रेवेन्यू क्या? भारत का पैसा, भारत का पैसा, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे भारत का पैसा था सब कुछ, और हो गया भारत का पैसा। 1830 का एक्ट और 1833, आई थिंक दीज आर द ओनली 3 मोर इम्पोर्टेंट। 1830 में क्या हुआ? फीचर ऑफ दिस एक्ट फॉलोज, मतलब क्या फॉलो करते? एंडेड EIC का ट्रेड भारत में, मतलब भारत में इन द सेंस EIC is not only companies which rule India. Now other British companies will come India, enter India and they will rule. Free trade start, मोनोपोली कम कर दी उनकी चाइना के साथ, ठीक है। सॉवरेनिटी ऑफ क्राउन स्टैब्लिश हुआ। EIC इंडियन टेरिटरीज जो भी था, ये कब और कौन से एक्ट में आया था? आई होप कि यू रिमेम्बर इट। सेकेंड टाइम बता रही हूँ मैं आपको फिलहाल, तो उम्मीद है याद होना चाहिए, और कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए प्लीज। अलाउड क्रिश्चियन मीट टू पब्लिश, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट में बोला जाता है, किस चार्टर एक्ट में बोला जाता है क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करो। थर्ड, वेस्टर्न एजुकेशन किस में बोला जाता है कि स्टैब्लिश हुआ था। और आई नो कि मैकॉले, आप लोग जानते होंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन के फादर माने जाते हैं हमारे इंडिया में,
लोकल गवर्नमेंट से टैक्सेस लेना और अगर नहीं देते हैं तो उनको पनिश करना। ये सारा किसमें है? 1813 में। और मिशनरीज किसमें है? 1813 में। और मिशनरी का मतलब क्रिश्चियनिटी, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन किसमें है? 1813। बी अवेयर विद दिस। 1833 का एक्ट सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। उपाधि चेंज, ध्यान दीजिए, पोजीशन चेंज। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक, ठीक है। उनके पास कौन सी पावर्स हैं? सिविल एंड मिलिट्री की पावर्स है। गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाती हैं, जो कि एक्सक्लूसिव पावर हो जाती है उनकी, ठीक है। अब इंटायर इंडिया की पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। क्या होता है? ये सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है। सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट। एंडेड ट्रेड मोनोपोली, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। अदर मर्चेंट्स आर अलाउड। कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ना, ठीक है। इस पे फोकस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन स्टार्ट होता है कौन से एक्ट में? 1833 में। सिविल सर्विसेज भारतीयों को भी मिलता है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको अपोज कर देते हैं। 1853 was the last charter act. इंडियन गवर्नर जनरल काउंसिल को एस्टैब्लिश करता है, सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। नहीं तो दोनों ही कौन करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 6 न्यू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें से 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन। प्लीज बी फोकस अवेयर, 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन। और ये क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। आगरा, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अपॉइंट करते हैं, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ओपन कंपटीशन की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज एंट्री बात करते हैं, मैकॉले कमेटी बनाई जाती है 1854 में, और इंडियन सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट की जाती है। अंडर ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, EIC अलाउड पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं कब तक है, बट दे अलाउड। ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी खत्म हो सकता है, जैसा कि आपको बोला है। 1833 तक का चार्टर एक्ट, 1853 तक का चार्टर एक्ट कंप्लीट है, इतने में कंप्लीट। अब होता है हमारा रिवॉल्ट 1857 का, और EIC का रूल खत्म होता है। ट्रांसिट पावर किसको करते हैं? क्राउन को जाता है पावर। और ब्रिटिश क्राउन, अब जितने भी एक्ट आएंगे वो क्राउन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आएगा। EIC का उतना बड़ा रोल नहीं रहेगा। और 1857 का जब वॉर होता है, तो आई नो यू रिमेम्बर कि ह्यूज रोज करके एक उसमें होता है, और ही वाज द वन हु वाज फाइटिंग विद द रानी, ठीक है। तो वो बोलता है कि देयर वाज ओनली वन वुमन whom I saw was fighting, there was actually one man whom I saw in the whole this war to fighting। तो वो रानी की बात करता है, ठीक है। तो प्लीज चीज़ों को पढ़िए, ऐसे रिमेम्बर कीजिए, हिस्ट्री मर्ज कीजिए, पॉलिटी को हिस्ट्री के साथ मर्ज कीजिए, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ कीजिए, आपको पता है इकोनॉमिक्स है वहाँ पे, एग्रीकल्चर के साथ मर्ज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे मर्ज करके पढ़ेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पहला मेरा सीरीज बहुत पसंद आया होगा। दिस इज आई एम थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग एंड लिटिल बिट टाइम जस्ट लाइक कि इतना परेशान कर दिया, बट आपने देखा ना कि कैसे इनको पूरा सेंट्रलाइजेशन चाहिए, आपसे सब पूरा सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। EIC वॉज द मेजर कंपनी जो सिर्फ फोकस कर रही है अपने टेरिटरीज एक्सपेंशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, पॉलिटिकल पे। और प्लीज डोंट फॉरगेट इट टू सब्सक्राइब, ठीक है। ये है वॉरेन हेस्टिंग, और ये पहले हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल की, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। So I hope you love this video, and please love, share, subscribe, and don't forget to comment and please give your love. I love it. Thank you for watching till the last, and next video will upload soon. ठीक है, part 2 will come again. part 2 की ग्लिम्स अगर आप देखना चाहेंगे तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तो आ ही रही है। एवरी डे एट 7 PM 1 वीडियो अपलोडेड ऑन टाइम, ठीक है। आपको हर दिन एक इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स के लेक्चर शुरू होंगे, और कहेंगे तो आप हम जल्दी भी शुरू कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। एज आई हैव द मटेरियल रेडी, बस रिकॉर्ड करने की बात है, तो उसको रेडी करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अगेन। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।